बेटा हमारा आज का टॉपिक है पैरेलल आईओ एंड पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, पैरेलल आईओ का क्या मतलब होता है? आप लोग क्या समझते हैं कि पैरेलल इनपुट आउटपुट क्या होगी? सर इससे तो ये वादे हो रहा है कि नोड जो है डिफरेंट एक टाइम पे ही इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होंगी। या एट अगर द हम सेम मेमोरी की टाइम। बात करें तो बहुत सारे प्रोसेस जो हैं एक साथ जो है मेमोरी पे कर रही होंगी। अच्छा देखो, जब आईओ की बात होती है ना और लार्ज स्केल सिस्टम की बात होती है, तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि वो ह्यूमन इनपुट की बात जो है वो नहीं होती ना। सही है। ह्यूमन इनपुट की भी जो है किसी तरीके से हद तक हो भी सकती है। किस तरह? जैसे रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे पास, एक एयरलाइन है, उसके रिजर्वेशन सिस्टम अक्रॉस वर्ल्ड जो है ना वो फैले हुए हैं। ठीक है ना। तो हर जो रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन ऑफिस है, वो उसका नोड है। ठीक है। और इट मे बी पॉसिबल कि एट द सेम टाइम ह्यूमन बीइंग जो है दो डिफरेंट लोकेशन में बैठे हुए क्या कहते हैं सिस्टम को इनपुट दे रहे हो। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो लेकिन ये कि ज्यादातर जब बात होती है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की और पैरेलल सिस्टम की, तो वो ज्यादातर इस चीज की बात होती है कि डाटा जो है सेंसर्स के थ्रू आ रहा है, एक। नंबर टू, डाटा को रीड किया जा रहा है किसी फाइल से या किसी क्या कहते हैं शेयर्ड मेमोरी लोकेशन से रीड किया जा रहा है। ठीक है ना। तो पैरेलल जो है इनपुट और आउट इनपुट का मतलब ये होगा कि हम जो है किसी शेयर्ड मेमोरी लोकेशन से डाटा को मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रीड कर रहे हैं। और आउटपुट का मतलब ये होगा कि मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल प्रोसेस जो है या मल्टीपल नोड हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो पैरेलल सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड जो है वो मेमोरी के ऊपर जो है वो डाटा को एक साथ राइट कर रहे हैं। ठीक है ना। जिस तरह हमने गूगल, एक दफा याद होगा आपने क्या उसकी एग्जांपल ली थी किसकी? गूगल डॉक्यूमेंट की। ठीक है। पैरेलल आईओ इज अ टेक्निक which refers to parallel IO refers to the technique where multiple processes or threads read from or write to store concurrently instead of one at a time to improve IO performance। ठीक है जी। आपके पैरेलल IO हम किसे कहते हैं? ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो आपकी जो स्टोरेज है वो उसको कंकरेंटली एक्सेस कर रहे हो, बजाय इसके कि वन एट अ टाइम करें। कंकरेंटली एक्सेस कर रहे हो, एक साथ उसे एक्सेस कर रहे हो, ताकि वहां से डाटा को रीड किया जा सके या वहां पर डाटा को अपडेट किया जा सके। ठीक है। अब ये जो पैरेलल आईओ है, ये इसकी जरूरत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर होती है और लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग की होती है। ठीक है। और ये जो दो सिस्टम है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स टाइप की चीज। इसमें ये होता है कि अगर हम क्या कहते हैं आईओ को फास्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये जो आईओ ऑपरेशन है ये बॉटलनेक क्रिएट करेंगे, मेजर बॉटलनेक। कि अगर इनपुट आउटपुट ही नहीं होगी तो आगे परफॉर्मेंस कहाँ होगी? ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि अगर हम 10 लोग हैं, वो एक बुक को लिख रहे हैं बाय हैंड। ठीक है। तो सीरियल आईओ का मतलब यह है कि वन पर्सन कॉपीज द होल बुक वाइल द अदर रीड्स। तो पहला कंप्लीट करेगा तो दूसरा अपनी बुक लिखना शुरू करेगा हाथ से, दूसरा खत्म करेगा तो तीसरा लिखना शुरू करेगा। पैरेलल आईओ का मतलब क्या होगा कि सारे के सारे एक साथ वो बुक लिखना शुरू कर दें। ठीक है ना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है पैरेलल आईओ की? एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर जो है उसके ऊपर चल रहा है। A big simulation runs on 1000 CPUs। अच्छा, उस सिस्टम के अंदर 1000 सीपीयू है। ईच सीपीयू कैलकुलेट्स वेदर डाटा फॉर अ डिफरेंट रीजन। ठीक है जी। हर सीपीयू को अलर्ट किया गया एक डिफरेंट रीजन, और वो उस रीजन का डाटा को, वेदर को, उस रीजन के डाटा को, वो जो डाटा सेंसर्स के जरिए आ रहा है या वो किसी सेंसस के जरिए आके फाइल में स्टोर हो रहा है, और सिस्टम जो है फाइलों से उस डाटा को रीड कर रहा है। ठीक है। तो आपका जो हर सीपीयू है वो अपने रीजन के डाटा को कैलकुलेट करके वेदर वेदर फोरकास्ट करने का जिम्मेदार है। ऑल सीपीयू नीड्स टू सेव देयर रिजल्ट्स टू वन फाइल, a forecast output file. Using parallel IO, all CPUs write their result at the same time. This is faster than having one CPU collect and write everything alone। ठीक है जी। ये एग्जाम्पल समझ में आई आपको?
यस सर। ठीक है। अच्छा जी, पैरेलल आईओ इन पैरेलल सिस्टम। सिस्टम टाइप शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में ये पैरेलल आईओ यूज होती है। पैरेलल सिस्टम्स के अंदर जहाँ वहाँ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होते हैं। इनकी एग्जांपल ये है कि मल्टी कोर डेस्कटॉप, ओपन एमपी इन्वायरमेंट, यहाँ ये यूज होती है पैरेलल आईओ। ठीक है। ये काम किस तरह करती है? ऑल थ्रेड्स शेयर एक्सेस टू अ कॉमन फाइल सिस्टम और मल्टीपल थ्रेड्स परफॉर्म आईओ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। डेटा इज एक्सेस्ड वाया शेयर्ड मेमोरी और फाइल डिस्क्रिप्टर्स। इसके एडवांटेज क्या होता है? फास्ट एक्सेस ड्यू टू शेयर्ड मेमोरी, नो कम्युनिकेशन ओवरहेड। और चैलेंजेस क्या होते हैं? आईओ कंटेंशन, इफ मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस द सेम फाइल रीजन, नीड्स सिंक्रोनाइजेशन, म्यूटेक्स और फाइल लॉस। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एडवांटेज क्या है कि शेयर्ड मेमोरी की वजह से एक्सेस जो है वो फास्ट हो जाता है, आईओ जो है तेज परफॉर्म होती है, रैपिडली परफॉर्म होती है, और लो कम्युनिकेशन ओवरहेड होता है ड्यू टू शेयर्ड मेमोरी। और चैलेंजेस क्या है कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ सेम फाइल के रीजन्स को एक्सेस करना चाहे तो इट में भी पॉसिबल कि आईओ कंटेंशन आ जाए। व्हाट इज आईओ कंटेंशन? है कि आईओ कंटेंशन पॉसिबल हो सकती है अगर एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक सेम फाइल को या एक सेम रीजन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो इट में भी पॉसिबल कि कुछ थ्रेड्स जो है वो उस रीजन को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो हमें अपने जो एल्गोरिथम्स हैं वो इस तरह से डिजाइन करने पड़ेंगे कि सबको फेयर चांस मिले उस शेयर्ड मेमोरी को रीड करने का। ठीक है जी। इसके अलावा अब आईओ कंटेंशन से बचने के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। सिंक्रोनाइज करेंगे आप उसको, और सिंक्रोनाइजेशन आप जो हमने लॉकिंग पढ़ी थी, टू फेज लॉकिंग और इस तरह की बाइनरी लॉक्स वगैरह, इस तरह के कोई लॉक्स अप्लाई करके जो है ना इस चीज को क्या कहते हैं इंश्योर करेंगे कि तमाम डाटा जो है वो तमाम थ्रेड्स के लिए अवेलेबल हो। ठीक है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो पैरेलल आईओ होती है वो किस तरह होती है? सिस्टम टाइप जो होता है उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम होता है। और ये जो सिस्टम होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की फॉर्म में होते हैं, या क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब ये सिस्टम काम किस तरह करते हैं कि हर नोड जो है वो अपना और प्रोसेस रन करती है, और नोड्स जो है वो फाइल को एक्सेस करती है थ्रू अ पैरेलल फाइल सिस्टम। अब ये कुछ पैरेलल फाइल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हडूप जो है वो एचडीएफएस यूज करता है, आईबीएम जीपीएफएस यूज करता है, और एक और जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पैरेलल फाइल सिस्टम यूज होता है वो लस्टर होता है। ठीक है जी। अच्छा, प्रोसेस कैन रीड राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शेयर्ड फाइल। ठीक है जी। एक शेयर्ड फाइल है, हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेस उसे एक्सेस कर रहे हो, और मल्टीपल प्रोसेस पूरी फाइल का डाटा एक्सेस नहीं कर रहे हो, उसके किसी पर्टिकुलर रीजन का जो ना डाटा एक्सेस कर रहे हो। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सेल फाइल है, उसके अंदर जो है वो एक वर्कबुक है, उसके अंदर लेट सपोज 10 शीट्स हैं। हम 10 थ्रेड जो है वो क्या कहते हैं 10 थ्रेड जनरेट करते हैं या 10 थ्रेड प्रोग्राम करते हैं, और हर थ्रेड को एक शीट असाइन कर देते हैं। तो जो थ्रेड जो पर्टिकुलर शीट जिस थ्रेड को असाइन की जाएगी वर्कबुक में से उसी शीट का डाटा को वो एक्सेस करेगा। ठीक है। यूज कलेक्टिव आईओ ऑपरेशंस। कलेक्टिव आईओ ऑपरेशंस क्या होते हैं? इट इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस वर्क टुगेदर टू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। इट इज commonly used in parallel file system like cluster GPFS और HDFS। अब कलेक्टिव आईओ ऑपरेशन क्या होते हैं? कलेक्टिव आईओ ऑपरेशन का मतलब ये है कि देखें अगर आपके पास लेट से 5 जो है प्रोसेस है, वो सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि उस फाइल के डिफरेंट रीजन्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर इन पांचों में एक चीज कॉमन है, फाइल को एक्सेस करना है। अगर हर प्रोसेस फाइल को सेपरेटली एक्सेस करेगा तो उसका ओवरहेड जो है ना वो क्रिएट होगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे फाइल को एक्सेस करने की हद तक तो एक कलेक्टिव आईओ ऑपरेशन बना लेंगे, और फाइल को एक्सेस करेंगे। और जैसे फाइल एक्सेस होगी उन पांचों के पांचों प्रोसेसेस को वो क्या करेंगे कि उसके पर्टिकुलर रीजन्स की तरफ मैप कर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? कलेक्टिव आईओ ऑपरेशन समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा जी। यस सर। एडवांट
एडवांटेजेस क्या है? स्केलेबल आईओ अक्रॉस मल्टीपल नोड। स्केलेबिलिटी जहां पर भी होती है वहां पर ये होता है कि सिस्टम के अंदर कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है, या डिलीट हो रही हैं। स्केलेबल आईओ का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक शेयर्ड फाइल है और उसको 10 क्या कहते हैं प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर उसी फाइल को लेट सपोज 15 प्रोसेस एक्सेस करने लग जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी के अंदर कोई फर्क ना पड़े, तो इससे हम कहते हैं स्केलेबिलिटी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पैरेलल सिस्टम में हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम नोड्स की बात कर लेते हैं। कि अगर फर्ज कीजिए कि क्या कहते हैं एक फाइल को, शेयर्ड फाइल को 10 नोड्स एक्सेस कर रही हैं, और अगर उसको फिर क्या कहते हैं किसी और वक्त में उसी फाइल को अगर 15 नोड्स एक्सेस करने लग जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी पे तो फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्केलेबल आईओ अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। It is a technique in architecture that allowed I/O operations like reading, writing data to disk or communicating over a network to scale efficiently as the number of nodes in a system increases। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। स्केलेबिलिटी क्या है कि अगर आप डाटा को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 10 नोड है, वो नोड नंबर 1 के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है उसके हार्ड डिस्क के ऊपर, उसे रीड कर रही है। तो अगर उसको उसी फाइल को 12 क्या कहते हैं 12 या 15 नोड्स एक्सेस करने लग जाए तो उसे वो इजिली एक्सेस कर सकें, ठीक है जी, और नेटवर्क पे वो इजिली कम्युनिकेट हो जाए। और ये चीज, इन चीजों की जरूरत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस और बिग डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड बेस्ड सिस्टम के अंदर होती है। हर उस जगह पे जहां पर लार्ज स्केल डेटा होता है वहां पर जो है आपकी जो पैरेलल आईओ की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, और सर ये क्लाउड बेस्ड जो है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा होता है, मतलब क्लाउड बेसिकली है क्या चीज? क्लाउड बेसिकली क्या होता है बेटा कि एक आपके पास कलेक्शन ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपको कलेक्शन ऑफ सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज होती है, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। और वो जैसे आपका गूगल ड्राइव है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि गूगल ड्राइव जो है वो गूगल सर्वर के ऊपर लेट सपोज 100 सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब जब हमें ये नहीं पता कि हमारा जो डाटा है वो कौन से सर्वर पे सेव है। हमारे पास 15 GB का डाटा हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये 15 GB का डाटा स्कैटर स्कैटर किधर किधर हुआ है, कौन सी फिजिकल लोकेशन पे हुआ है, ये हमें नहीं पता। तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड सिस्टम। क्लाउड बेस्ड सिस्टम के अंदर फिजिकली आपके जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लोकेशन पे होता है, लेकिन यूजर के लिए वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पे शो हो रहा होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस सर, तो इसका बेनिफिट क्या है? एक सेंट्रलाइज सर्वर अगर होता तो उसमें भी तो हमें डाटा तो मिलता। अच्छा, सेंट्रलाइज सर्वर होता तो उसमें भी डाटा मिलता। देखिए आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज क्या होती है, देखिए जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा जैसे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोडर होता है या नहीं है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा आप अक्सर देखते होंगे अपनी जो इमेजेस है उनका जो डाटा उनका जो हाई डेफिनेशन इमेजेस में कन्वर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है। आपका पीडीएफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। दीज ऑल आर क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है। अब ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज क्या है कि आपका जो आपको फिजिकली नहीं पता, क्लाउड बेस्ड का बेसिकली आर्किटेक्चर आप समझे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। क्लाउड बेस्ड का मतलब यह है कि आपको फिजिकली ये नहीं पता कि आपकी सर्विस, आपकी रिक्वेस्ट जा कर रही है, ठीक है, और किस लोकेशन पे आपका डाटा सेव हो रहा है, किस लोकेशन पे प्रोसेस हो रहा है, और किस लोकेशन से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आपके सामने वो वेबसाइट का इंटरफेस मौजूद है जिसे आप एक सिंगल एंटिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं। सेम इज द केस विद द गूगल ड्राइव, ठीक है। अब आपने बात की सेंट्रल सर्वर की, बात ये बेटा कि गूगल ड्राइव अक्रॉस द वर्ल्ड बिलियन ऑफ यूजर्स के पास है, ठीक है। तो क्या एक सेंट्रल सर्वर बिलियन ऑफ रिक्वेस्ट को जो है हैंडल कर सकता है? आंसर इज नो। मेरी बात जुएब समझ में आई आपको मेरी बात? यस सर, समझ रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई मजीद क्लेरिफिकेशन है तो बता दो। क्लाउड बेस्ड सिस्टम सिंपली ये समझें
ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही होते हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर स्कैटर्ड होता है, और वो सारा का सारा कंबाइन होके एक सिंगल काम कर रहा होता है, और आपको स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल लोकेशन पे सिंगल काम हो रहा है। हो सकता है कि वो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो बैकएंड स्टोरेज है वो किसी और क्या कहते हैं लोकेशन पे यूज कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग वो किसी और लोकेशन पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपका जो स्केलेबल आयो है, आपका जो पैरेलल आयो है, इट इज वेरी गुड फॉर लार्ज डेटा सेट, और लार्ज डेटा सेट की एग्जांपल टेराबाइट्स या पीटाबाइट्स। ठीक है, गीगाबाइट्स वगैरह नहीं। अच्छा, इसकी चैलेंजेस क्या है पैरेलल आयो के? रिक्वायर्स हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स। ठीक है जी, आपकी जो इंटरकनेक्शन है नोड्स के दरमियान वो हाई स्पीड होना चाहिए। और कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन कम्प्लेक्स होती है, और बफरिंग इसकी जो है ना वो कम्प्लेक्स होती है। ठीक है। बफरिंग कम्प्लेक्स किस तरह होती है कि इसके अंदर जो एस एस डीज को एज अ रैम यूज किया जाता है। ठीक है, हम तो नॉर्मली रैम यूज करते हैं, तो यहाँ बफरिंग के लिए एस एस डीज को यूज किया जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल डेटा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें टेराबाइट डेटा जो है क्या कहते हैं प्रोसेस करना है, तो हमारे पास जो बीच में बफर है वो भी गीगाबाइट्स का होना चाहिए, जीबी में होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो एस एस डीज यूज की जाती है फॉर टू प्ले द रोल ऑफ रैम। ठीक है। आपके पास एस एस, मैंने आपको क्या बात बताई कि आपने टेराबाइट्स जो है ना वो यूज कर दी है, टेराबाइट डेटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट डिस्क को वो एज अ रैम यूज करता है। आप सॉलिड देखें, सॉलिड स्टेट डिस्क क्या है? वो चिप्स ही है ना आपके पास, यस सॉलिड सर। डिस्क। ठीक है, और आपकी रैम क्या है? वो भी वो है, चिप है। जी। सॉलिड स्टेट डिस्क में कोई मैकेनिकल मूवमेंट तो नहीं है। जी मैकेनिकल तो नहीं। ठीक है ना। तो वो मैं आप मेरे पॉइंट ऑफ आप समझें कि जब हमें टेराबाइट्स ऑफ डाटा प्रोसेस करना है, तो जो उसका, इसीलिए मैं टर्म बफर यूज कर रहा हूँ, मैं रैम यूज नहीं कर रहा। गॉट द पॉइंट? यस सर। एक बफर हमें क्रिएट करना पड़ता है जो कि जीबीज का बफर होता है, और सॉलिड स्टेट डिस्क के बराबर है। सॉलिड स्टेट डिस्क के जरिए बफर क्रिएट किया जाता है, ताकि वहां पर जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा आ रहा हो जीबीज के अंदर वो स्टोर हो सके, और हमारे जो पैरेलल सिस्टम्स है वो उन बफर्स को एक्सेस करके अपने मतलब का डाटा को एक्सेस कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके की कॉन्सेप्ट ये है कि आईओ बोटलनेक हमने आपको बताया अभी कि अगर क्या कहते हैं सिस्टम सिस्टम के अंदर नई नोड्स ऐड हो जाती हैं, तो आपका जो क्या कहते हैं स्टोरेज या नेटवर्क जो है वो आयो सही तरीके से परफॉर्म करे। ठीक है जी। इसका इस तरह समझें कि अगर आपके पास सिस्टम के अंदर नई नोड्स आप ऐड कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम में नई नोड के ऐड करने से स्टोरेज पे और उसकी नेटवर्क के ऑपरेशंस पे, बैंडविड्थ पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। अगर फर्क पड़ता है तो हम कहते हैं कि बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है। बॉटल नेक हम किसे कहते हैं? सपोज कीजिए कि एक हाईवे चल रहा है, उस हाईवे के ऊपर जो है चार पैरेलल लेन चल रही हैं, फिर आगे एक ब्रिज आ जाता है, ब्रिज में जो है वो एक लेन चल रही है, तो वो बोटल नेक क्रिएट हो गया ना। पीछे से तो हाई स्पीड चार लेन चल रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो एक सिंगल लाइन में वो कन्वर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली बॉटल नेक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर हमारे पास नोड्स इंक्रीज होती हैं, तो इसके साथ साथ हमारी जो स्टोरेज है और हमारे पास जो नेटवर्क बैंडविड्थ है वो इस काबिल होनी चाहिए कि नोड्स को की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। अगर वो फुलफिल नहीं कर सकेंगी, तो ये बोटल नेक क्रिएट होगा, जिसे आयो बोटल नेक कहा जाता है। ठीक है जी। पैरेलल IO, each node performs IO operations independently or cooperatively in parallel, often using framework like MPI, HDFS और Lustre। ठीक है। Parallel IO reduces contention। अब contention क्या होती है? It is a situation where multiple processes or threads compete for the same shared resource, leading to delays, reducing performance or even deadlocks। It will increase throughput। ठीक है जी। In distributed file system, to manage scalable IO, system often use distributed file system that spread data across many disks per nodes। एक नोड पे मल्टीपल डिस्क हो सकती है, उसके ऊपर डाटा आपका होता है,
allow multiple nodes to read write concurrently. Example, SAF, Lustre, HDFS, Amazon S3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीजें बताई गई हैं कि पैरेलल आयो का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तमाम नोड अपना आयो ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली या कोऑपरेटिवली पैरेलल फॉर्म में परफॉर्म करें। ठीक है, और इस काम के लिए ये एमपीआई आयो, मैसेज पासिंग इंटरफेस, एमपीआई का मतलब है, एचडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, लस्टर और जीपीएफएस, ये आईबीएम स्पेक्ट्रम स्केल, ये जो है यूज करते हैं फ्रेमवर्क। अच्छा, पैरेलल आईओ की मदद से हम कंटेंशन को रिड्यूस करते हैं। कंटेंशन क्या है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड एक ही शेयर्ड रिसोर्स को कंप्लीट एक्सेस करने के लिए compete कर रही हो। बाद औकात इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिलेज आते हैं, और इन डिलेज की वजह से परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है और बादों का डेडलॉक भी ऑकर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए, कंटेंशन जो है रिड्यूस करता है पैरेलल आईओ, और साथ में जब कंटेंशन रिड्यूस हो जाएगी तो डेफिनेटली थ्रूपुट इंक्रीज होगी। अच्छा, एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब ये होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है उसमें फाइल सिस्टम का काम क्या होता है कि आपके डाटा को एड्रेस प्रोवाइड करना और उसके चंक्स में उसको उसको चंक्स में सेव करना। ठीक है, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये आपका जो है एक सिंगल डिस्क के ऊपर जो है आपका फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप ऐसा डाटा को इस फॉर्म में सेव कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में वो सेव हो सके। वो किस तरह से? वो इस तरह से हो सकता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, एक नोड्स के ऊपर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई है, लेट्स सपोज, या मल्टीपल एसएसडीज लगी हुई है। ठीक है, या मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है। ठीक है, अलाउ मल्टीपल नोड्स टू रीड राइट कंकरेंटली। आपका जो है क्या कहते हैं, आपका जो फाइल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये इस काबिल होना चाहिए कि मल्टीपल नोड्स को कंकरेंटली डाटा को रीड राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, पहली बात क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या करता है, स्केलेबल आईओ को मैनेज करने के लिए डाटा को डाटा को जो है मल्टीपल डिस्क पे सेव करता है, और वो मल्टीपल डिस्क एक ही नोड के ऊपर होती है, पर नोड्स के ऊपर होती है। मल्टीपल डिस्क पर नोड। ठीक है, मैनी डिस्क पर नोड। अब इसकी दो चीजें हो सकती हैं कि एक ही नोड के अंदर मल्टीपल डिस्क लगी हुई हो, एक चीज तो ये हो सकती है, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि सिस्टम में पर नोड जो है वो एक डिस्क लगी हुई है, और वो डाटा को मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर पार्शली सेव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, डाटा आइटम आए, आपके पास 100 डाटा आइटम आए तो 25 एक नोट पे सेव कर दिया, 25 दूसरी में, 25 तीसरी नोट। ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि एक नोट के ऊपर मल्टीपल डिस्क लगी हुई है, हर डिस्क के अंदर कुछ पोर्शन को क्या कहते हैं सेव कर दिया या वहां से रीड कर लिया। इसकी एग्जांपल है सैप, लस्टर, एचडीएफएस और अमेजोन एस3। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सर। अच्छा, इसके अंदर जो ना देखिए क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में जब एड्रेसिंग होगी, तो अगर वो आपका जो डाटा है वो डिफरेंट नोड्स के ऊपर है, तो नोड का एड्रेस प्लस डाटा उसकी जो डिस्क है उसका एड्रेस, इसकी कॉम्बिनेशन से एड्रेस जनरेट होंगे। ठीक है, अच्छा जनाब अली, आपके पास पैरेलल आईओ के लिए कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल है। एमपीआई आईओ, ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर के लिए काम करती है। एमपीआईओ इसको यूज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर में यूज किया जाता है, और इसका काम यह है कि पैरेलल फाइल एक्सेस इन एमपीआई प्रोग्राम्स। ठीक है, HDF5, ये भी टूल है, ये साइंटिफिक डेटा कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। और इसका काम यह है बेटा कि हायरार्किकल डाटा को हायरार्की के अंदर जो है वो स्टोर करता है, लार्ज डाटा को हायरार्किकल डाटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से नेट सीडीएफ है। नेट सीडीएफ जो है वो अर्थ साइंस या क्लाइमेट क्लाइमेट कंट्रोल, इस सिस्टम के लिए काम करते हैं। और ये जो है मल्टी डायमेंशनल साइंटिफिक डाटा के लिए यूज होता है। इसी तरीके से पोसिक्स आयो,
ये लो लेवल या जनरल जो है क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पैरेलल आईओ के लिए यूज होते हैं। और इसकी जो स्टाइल होता है वो स्टैंडर्ड यूनिक्स यूनिक्स स्टाइल आईओ होता है, ठीक है। अच्छा जी, बेनिफिट ऑफ पैरेलल आईओ क्या होता है? फास्टर आईओ थ्रूपुट, better scalability, enables big data and large simulations, or reduce idle time in parallel job. Now, what is idle time? Idle time in parallel I/O refers to the time when a process or CPU is waiting and doing nothing while others are performing I/O operations. ठीक है जी। आपके बेनिफिट क्या है पैरेलल आईओ के थ्रूपुट फास्टर होती है, आईओ थ्रूपुट इसकी स्केलेबिलिटी इसकी बेहतर होती है, और बिग डेटा और लार्ज सिमुलेशंस के करने के लिए ये हेल्प करता है, और आइडल टाइम को रिड्यूस करता है इन पैरेलल जॉब। ठीक है जी, आइडल टाइम की डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये केस स्टडी। अच्छा, दो केस स्टडीज है पैरेलल आईओ के हिसाब से आपके लिए। एक है समिट सुपर कंप्यूटर, नाम है इसका समिट सुपर कंप्यूटर का समिट। ठीक है, और ये ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी यूएसए के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, ये आईबीएम पावर 9 सीपीयू यूज करता है और एनवीडिया के जीपीयूज है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 4600 नोड्स हैं, और ये सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड है हाई स्पीड इंफिनी बैंड के जरिए। ठीक है, अब ये हाई स्पीड इंफिनी बैंड क्या है? ये एक हाई परफॉर्मेंस लो लेटेंसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, कॉमनली यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट सर्वर एंड स्टोरेज सिस्टम एट वेरी हाई स्पीड। इसका जो आईओ आर्किटेक्चर है वो ये है कि फाइल सिस्टम इसके अंदर लस्टर यूज होता है। लस्टर जो है एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, और इसकी जो बैंडविड्थ है फाइल आईओ की वो 2.5 टेराबाइट पर सेकेंड है। ठीक है जी। और इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन मिलियंस ऑफ साइमल्टेनियस फाइल एक्सेस है एट द सेम टाइम। ठीक है जी। इसकी स्टोरेज लेयर में क्या है कि 250 पीटाबाइट कैपेसिटी की जो है वो स्टोरेज है इसकी, और पैरेलल फाइल सिस्टम इस पे एक्सेस क्या कहते हैं होल्ड करता है। A parallel file system is a type of file system designed to allow multiple computers nodes to simultaneously read and write to a shared file system at high speed। ठीक है जी। अब यहाँ पर वो चीज है, इसके अंदर बर्स्ट बफर्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की थी कि बस बफर क्या होते हैं कि, एक मिनट रुको। बस बफर आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टोरेज होती है जो जिसमें एसएसडी यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो बस बफर है वो टेम्परली स्टोर करते हैं आईओ को बिफोर राइटिंग टू लॉन्ग टर्म डिस्क, यानी फाइनली जो है वो डिस्क के ऊपर राइट करने से पहले जो आईओ है वो आपके पास बस बफर के अंदर आती है, और बस बफर आर नथिंग बट इंटरमीडिएट एसएसडी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। टास्क इसका क्या है, ये करता क्या है? क्लाइमेट मॉडलिंग। ठीक है, क्लाइमेट मॉडलिंग करता है, और सिमुलेट ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स अक्रॉस मल्टीपल वेरिएबल्स। आपसे मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब क्या? टेम्परेचर जैसे प्रेशर, विंड स्पीड, ओशन करंट, इस तरह के जो ना पैरामीटर्स जो है वो प्रोसेस करता है ये। ठीक है जी। और इसकी जो आउटपुट है पर सिमुलेशन है वो मल्टीपल टेराबाइट्स होती है, सेवरल टेराबाइट्स होती है। ठीक है जी। अच्छा जी। इसकी फीचर्स में क्या है? एमपीआई आईओ जो है वो एक्शन में आता है, और हर एमपीआई प्रोसेस जो है वो अपना पोर्शन साइमुलेशन डाटा के लिए जो उसे यूज करना होता है वो शेयर्ड फाइल से कंकरेंटली जो है वो एक्सेस करता है। ठीक है जी। और कंकरेंटली उसी शेयर्ड फाइल के ऊपर अपना डाटा जो है वो राइट भी करता है। ठीक है। इसके बाद नेट सीडीएफ और एचडीएफएस यूज्ड एज हाई लेवल आईओ लाइब्रेरीज विद पैरेलल बैकएंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है जी। आपका जो डाटा है वो बैकएंड पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव करने के लिए नेट सीडीएफ और एचडीएफएस ये फाइल सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब कलेक्टिव आईओ के
जो है वो वो है एक प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, स्मॉल आयो बिग ओवरहेड प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब इसकी स्मॉल आयो बिग ओवरहेड प्रॉब्लम क्या है, तो उस पर पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं। पहले ये प्रॉब्लम देख लें। स्मॉल आयो बिग ओवरहेड, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये प्रॉब्लम क्या होता है पैरेलल आयो के अंदर स्मॉल आयो बिग ओवरहेड, तो वो कुछ इस तरह से है बेटा कि इसकी एक रियल लाइफ की एग्जांपल है कि सपोज कीजिए कि आपने एक 100 जो है वो लेटर पोस्ट करने हैं, ठीक है। तो 100 लेटर जब आप पोस्ट करेंगे तो वो सेपरेटली उसको एनवेलप भी चाहिए हर लेटर को, ठीक है। हर लेटर पे सेपरेटली जो है एक मिनिमम अमाउंट का टिकट भी लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या कहते हैं इसके अंदर आपको ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करना पड़ेंगी। व्हाट इफ इन 100 के 100 लेटर्स को एक बड़े पैकेट में डाल के हम एक ही पैकेट के फॉर्म में जो ना वो सेंड कर दें, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रॉब्लम है इसको देखें आप। When many MPI processes each write small separate pieces of data to a shared file, each write may trigger metadata operations। ठीक है जी। छोट अगर जितने भी राइट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी शेयर्ड फाइल के ऊपर, तो हर राइट के ऊपर ये मेटाडेटा ऑपरेशन होते हैं। कौन से ऑपरेशन? मसलन ओपनिंग अ फाइल, आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। अपडेटिंग द फाइल पॉइंटर और मैनेजिंग लॉग्स, ये चीजें हर हर एक्सेस के ऊपर आपको करनी पड़ेगी। तो मेटाडेटा सर्वर बिकम अ बॉटलनेक ड्यू टू हाई रिक्वेस्ट वॉल्यूम। अब ये जो मेटाडेटा ऑपरेशंस हैं ये इतने ज्यादा हो जाएंगे, अगर छोटी छोटी जॉब्स के लिए भी हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर दिए तो ये इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाएगी। मैं इट में भी पॉसिबल के बॉटलनेक क्रिएट हो जाए। तो जो है फाइल सिस्टम पर अच्छा, और इस बॉटलनेक के नतीजे में आपके फाइल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसका हल ये है कलेक्टिव आयो, ठीक है। इस ये समझ में आ गया, इस स्मॉल आयो बिग ओवरहेड कि जितना आपकी आयो रिक्वेस्ट छोटी होंगी उतने ही ज्यादा ओवरहेड जो है वो जनरेट होंगे, और वो ओवरहेड क्या होंगे? जैसे मेटा डेटा ऑपरेशंस ट्रिगर होंगे, लाइक ओपनिंग अ फाइल, अपडेटिंग फाइल पॉइंटर्स एंड मैनेजिंग लॉग्स। छोटे छोटे ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो ना आयो कहते हैं रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं, तो हर आईओ रिक्वेस्ट के नतीजे में फाइल ओपन भी होगी, अपडेट फाइल पॉइंटर ऑपरेशन भी होगा, और लॉग भी मैनेज होगा। लॉक रिलीज, लॉक क्या कहते हैं अप्लाई करना, लॉक रिलीज करना, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। इस तरह के ऑपरेशन हर जो है वो आईओ रिक्वेस्ट के ऊपर होंगे। तो ये कहलाता है स्मॉल आईओ बिग ओवरहेड। तो इसका जो क्या कहते हैं सोल्यूशन है वो है कलेक्टिव आईओ। कलेक्टिव आईओ, एमपीआई कलेक्टेड एंड मर्ज स्मॉल आईओ इनटू लार्जर चंक्स टू रिड्यूस फाइल सिस्टम मेटाडेटा प्रेशर, ठीक है जी। अब इस मेटाडेटा के ऑपरेशंस के प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए क्या किया जाता है कि स्मॉल आईओ ऑपरेशंस को मर्ज कर दिया जाता है और एक लार्ज आईओ ऑपरेशन की सिंगल रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो फाइल सिस्टम के ऊपर मेटाडेटा प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद एक और फीचर है पैरेलल चेक पॉइंट इसका, और वो ये है कि saved state of simulation every few hours to allow recovery from net failure। अब क्या है पैरेलल चेक पॉइंटिंग, क्या कर रहा है कि आपकी जो है क्या कहते हैं तमाम नोड्स के डेटा को चेक करता है। और ये इसलिए करता है कि ये इस चीज से बाखबर रहे कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई नोट फेलियर होती है तो क्या होता है कि उसका जो डाटा है वो अपडेटेड नहीं होता फाइल्स के ऊपर या स्टोरेज के ऊपर। तो वहां से ऐसे पता चलता है कि कौन सी नोट फेल हो गई है और उससे डाटा रिकवर करना है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। अच्छा, ये हमने आपको करा दिया स्मॉल आयो और बिग ओवरहेड प्रॉब्लम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में शायद आ जाए आपका, अगर आया तो। अब रिजल्ट्स क्या है? इन तमाम ऑपरेशंस के नतीजे में इस सुपर कंप्यूटर का जो आईओ टाइम है वो 30 मिनट से 5 मिनट तक रिड्यूस हो गया, ठीक है, पर सिमुलेशन चेक पॉइंट। अच्छा जी। इनेबल साइंटिस्ट, अब इस क्या कहते हैं पूरे ऑपरेशन के नतीजे में अब इस पॉइंट से मैं जो समझा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट जो है आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वीक लॉन्ग सिमुलेशंस होती हैं, उनको जो है वो पार्टीशंस में ब्रेक करके, और हर पार्टीशन को सेपरेटली जो है वो
क्या कहते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्केल्स एफिशिएंटली टू हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ कोर्स। ठीक है जी। और ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसमें अगर आप मिलियन कोर्स जो है वो ऐड कर दें, सपोज कि हंड्रेड ऑफ थाउजेंड कोर्स, ये अगर अगर आप ऐड कर दें तो तब भी इसकी जो है एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक दूसरी केस स्टडी है, लॉग एनालिसिस फॉर ई कॉमर्स यूजिंग हडूप एंड एचडीएफएस। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है कि मिड साइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके जो डेली यूजर है वो 1 मिलियन है। और इस सिस्टम का जो टास्क है वो ये है कि वेब सर्वर लॉग्स को एनालिसिस करें, ताकि ट्रेंड्स, इश्यूज और फ्रॉड एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है जी। इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एच डी एफ एस, ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। ये किस लिए है? कि आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए ऑन मल्टीपल नोड्स। हडूप यार्न क्लस्टर रिसोर्स मैनेजर शेड्यूल मैप एंड रिड्यूस टास्क। मैप एंड रिड्यूस टास्क ये अभी हम देखते हैं क्या होता है मैप एंड रिड्यूस। ठीक है जी। मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर पैरेलल डाटा प्रोसेसिंग। और क्लस्टर साइज जो है 10 नोड्स विद 30 कोर्स एंड 128 GB रैम ईच। ठीक है जी। ये थोड़ा सा स्मॉल स्केल सिस्टम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस स्टडी। अब इसके अंदर पैरेलल वर्क फ्लो जो होगा वो इस तरह से होगा, आयो का। डेटा इंजेक्शन पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है। क्या मतलब है इसका? कि वेब सर्वर, अब वेब सर्वर लॉग क्या होती है? सर्वर की तमाम एक्टिविटीज को एक टेक्स्ट फाइल के अंदर हम सेव कर लेते हैं, सर्वर के ऊपर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को, जो यूजर उससे कनेक्ट होते हैं और जो उसको, उससे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होते हैं और उससे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वेब सर्वर लॉग के अंदर स्टोर हो रही होती है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि डेटा इंजेक्शन प्रोसेस के अंदर वेब सर्वर लॉग्स को जो कलेक्ट किया जाता है और एचडीएफएस के अंदर उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। और उन ब्लॉक्स को 128 MB के ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है जी। और इन ब्लॉक्स को रेप्लिकेट किया जाता है मल्टीपल नोड्स पे। रेप्लिकेशन क्यों की जाती है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेप्लिकेशन इसलिए की जाती है ताकि सिस्टम रिलायबल रहे। अच्छा, इसके बाद सेकंड फेज होता है मैप रिड्यूस जॉब। मैप रिड्यूस जॉब जो है वो दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक होता है मैप फेज। मैप फेज में क्या होता है कि 128 MB के जो चंक्स हमने क्रिएट किए हैं, ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं, हर लॉक को जो है एक्सेस किया जाता है एचडीएफएस से और पैरेलल एक्सेस किया जाता है। ठीक है जी। और हर और जो उसे एक्सेस कर रहा होता है उसे हम कहते हैं मैपर। हर मैपर जो है लॉग को रीड करता है और उसमें से किस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, वो यूआरएल हिट एक्सेस कर रहा होता है, आईपी एड्रेसेस एक्सेस कर रहा होता है, एरर कोड एक्सेस कर रहा होता है और टाइम स्टैम्प एक्सेस कर रहा होता है कि एक्टिविटी किस टाइम पे हुई है। मैप फेज का काम क्या है कि तमाम के तमाम चंक्स को पैरेलल उसमें एक्सेस एक्सेस करे, पैरेलली एक्सेस करे और उसको रीड करे। हर जो चंक है उसके अंदर से हर प्रोसेसर या हर नोड जो है अपने असाइन किए हुए चंक से सर यूआरएल आपकी हिट। आवाज कट रही है। हाँ बेटा, तो नेट थोड़ा सा मेरा स्लो हो गया जरा। अच्छा, कहाँ कहाँ से कटना शुरू हुई है? मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ। मैप रिड्यूस सर। ओके। पहला फेज था डाटा इंजेक्शन। डाटा इंजेक्शन में क्या होता है कि हम जो है वो वेब सर्वर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और एचडीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर उसे स्टोर कर देते हैं। दूसरा, डाटा इंजेक्शन के ही अंदर जो दूसरा स्टेप होता है उसके अंदर ये होता है बेटा कि उसे, जो लॉग्स हमारे पास आती है उनको 128 MB के ब्लॉक्स के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं, उनको रेप्लिकेट कर देते हैं अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप शुरू होता है मैप मैप रिड्यूस जॉब। मैप रिड्यूस जॉब के अपने दो स्टेप होते हैं, एक होता है मैप फेज, एक होता है रिड्यूस फेज। मैप फेज में क्या होता है कि 128 MB के चंक्स हमने ब्लॉक्स बनाए हैं वो पैरेलली एक्सेस किए जाते हैं और उनको पैरेलली जो है ना वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और हर चंक के अंदर से ये कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है, जैसे यूआरएल हिट, आईपी एड्रेसेस, एरर कोड्स और टाइम स्टैम्प्स, इस तरह की चीजें। ठीक है। तो मैप फेज के अंदर क्या हो रहा होता है कि जितने ब्लॉक हमने प्रीवियस प्रीवियस स्टेप के अंदर जो 128 MB के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं उनमें से हर ब्लॉक को एक्सेस किया जाता है पैरेलली। ठीक है। हर नोड एक अपना जो है वो ब्लॉक उठाती है और उस ब्लॉक में से ये कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है, लाइक यूआरएल हिट्स, आईपी एड्रेसेस, एरर कोड्स और टाइम स्टैम्प्स।
उसके बाद रिड्यूस इस फेज क्या करता है, रिड्यूस फेज क्या करता है कि एग्रीगेट करता है काउंट्स एंड पैटर्न्स, जैसे मोस्ट विजिटेड पेज, 404 एरर, इस तरह की चीजें जो ना वो इस इंफॉर्मेशन में से एग्रीगेट करता है, निकालता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है पैरेलल आईओ डिटेल्स। HDFS ensures that mappers read data from local disk when possible, reducing network traffic। अच्छा, HDFS क्या करता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट नोड्स के ऊपर डाटा को रेप्लिकेट करता है, तो HDFS एक और काम ये करता है कि मैपर्स को डाटा रीड कराता है लोकल डिस्क से। ज्यादातर कोशिश करता है कि लोकल डिस्क से रीड कराए, ताकि नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके बाद मल्टीपल रिड्यूसर्स राइट रिजल्ट्स इन पैरेलल फाइल्स टू HDFS, कैन बी मच लेटर इफ needed। ठीक है जी। मल्टीपल रिड्यूसर्स, रिड्यूस ऑपरेशन क्या काम कर रहा होता है कि एग्रीगेशन कर रहा होता है। अब डेफिनेटली हर नोड जो है मैप कर रही है और रिड्यूस कर रही है, मैप कर रही है और रिड्यूस कर रही है। मैप करने का मतलब क्या है कि उस डाटा को रीड करके मतलब की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। रिड्यूस का मतलब क्या है कि उस इंफॉर्मेशन में से अपने मतलब की कंक्लूजन निकालना एक तरह से। ठीक है। तो अब हर नोड का जो है वो क्या कहते हैं, हर जो है अ, हर मैप, हर जो है वो नोड जो है वो रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो देयर आर मल्टीपल रिड्यूसर्स जो है वो एग्जिस्ट। और हर रिड्यूसर जो है वो रिजल्ट को पैरेलल फाइल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है यूजिंग HDFS। ठीक है जी। और ये सारे रिजल्ट जो है बाद में मर्ज कर दिए जाते हैं अगर जरूरत पड़े इनको, तो ठीक है। अच्छा, अब इस केस स्टडी का जो आउटपुट है वो ये है कि हदूप यूज करने से पहले 10 GB जो है पर डे वॉल्यूम जो है रीड किया जा सकता था, और हदूप जब से हदूप को इम्प्लीमेंटेशन के बाद 100+ GB जो है पर डे डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम हदूप से पहले 2 आवर्स था, और जब हमने हदूप यूज करना शुरू किया इस केस स्टडी में, इस केस स्टडी में यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हदूप को इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 मिनट जो है हो गया, 2 आवर्स से रिड्यूस होके 15। सर्वर लोड जो है हदूप से पहले सेंट्रलाइज था, और आफ्टर हदूप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड था अक्रॉस 10 नोड्स। आईओ एफिशिएंसी लो थी, और हदूप यूज करने के बाद हाई हो गई पैरेलल राइट्स। ठीक है जी। इसके बेनिफिट्स क्या है, पैरेलल रीड्स, पैरेलल राइट्स, फॉल्ट टॉलरेंट स्टोरेज, डेटा लोकेलिटी, और कमोडिटी हार्डवेयर। ठीक है जी। यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव स्केलिंग। टूल्स इसके अंदर कौन कौन से यूज हुए, HDFS, मैप रिड्यूस, जावा, अपाची हाइव और अपाची पिग। ठीक है जी। और इसके अंदर एक चीज थी डेटा स्केलेबल डेटा एग्रीगेशन। पैरेलल रीड्स का मतलब क्या है, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूज लॉग फाइल्स। पैरेलल राइट्स का मतलब है स्केलेबल डेटा एग्रीगेशन। अब यहाँ पर आ जाइए, इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है। What is scalable data aggregation? It refers to the process of collecting, processing, and summarizing large volume of data in a way that can efficiently grow or scale with increased data size, velocity, or variety। ठीक है, जिस कारण पैरेलल राइट। फॉल्ट टॉलरेंस स्टोरेज का मतलब ये है कि जब रेप्लिकेशन इंश्योर्स रिलायबिलिटी, रेप्लिकेशन जो है इस रिलायबिलिटी को इंश्योर्स करती है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास डाटा रेप्लिकेटेड हुआ है, तो एक नोड अगर फेल हो गई तो वो दूसरी कॉपी से उसको रीड कर लेगा डाटा को। फिर इसके बाद है डेटा लोकेलिटी, रिड्यूस नेटवर्क ओवरहेड, लोकेलिटी के जरिए नेटवर्क ओवरहेड रिड्यूस होता है। और कमोडिटी हार्डवेयर का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव स्केलिंग। ठीक है जी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।